हेलो एवरीवन, मैं एक नई कहानी में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो हमारी आज की कहानी है 23 अक्टूबर 2018 की। समय हो रहा है रात का, जगह है बेंगलुरु। एक कॉल सेंटर के 7वें मंजिल में बैठे एक स्टाफ जो कि अपनी ड्यूटी कर रहा है रात को लगभग 11-12 बजे। उसी ऑफिस का एक प्यून आता है, उस कर्मचारी का नाम है प्रवीण। और प्यून वो आता है और इस प्रवीण को बोलता है कि सर आप दो लोग नीचे बुला रहे हैं, दो लोग आपका वेट कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, कह रहे हैं कि आपके दोस्त हैं। अब हालांकि इनके दोस्त, हालांकि रात में प्रवीण के दोस्त आया करते हैं, नाइट शिफ्ट की तो हमेशा आते जाते थे इनके दोस्त। तो बोलता ठीक है, तुम वेटिंग एरिया में बोलो उन्हें रहने, मैं आता हूँ कुछ देर में। अब कुछ देर बाद ये प्रवीण नीचे जाता है, वेटिंग एरिया में जाता है, उन दोनों लोगों को देखता है लेकिन देख कर पहचान नहीं पाता। खैर, ये आगे बढ़ता है। तो ये नीचे आता है, दो लोगों को देखता है लेकिन वो पहचान नहीं पाता। अब पहचानता नहीं लेकिन फिर भी जाता है पास। जब पास जाता है, उनमें से जो दो लोग थे, एक आगे की ओर हाथ बढ़ाता है और बोलता है, हेलो मिस्टर तरुण। अब ये शब्द प्रवीण ने 15 साल बाद सुना था और चौंक जाता है ये सुनकर। तरुण नाम, ये शब्द 15 साल बाद सुना और ये नाम सुनकर वो चौंक जाता है। फिर भी हाथ बढ़ाता है। जब हाथ बढ़ाता है, वो लोग हैंडशेक करते हैं, तो उनमें से जो तक आया था, वो जो हाथ मिला रहा था, लगता है कि कुछ उसके हाथों में खो जाता है। तो उसके हाथ मिलाने के तरीके से पता है कि वो हाथों में कुछ खोज रहा है। अब बोलते चलिए आपके स्वागत के लिए अब नीचे बाराती आई है। अब वो जाता है नीचे, नीचे जाता है तो देखता है कि अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच की गाड़ी लगी हुई है। वो समझ जाता है ये पुलिस वाले थे। अब ये पुलिस वाले, सही में ये पुलिस वाले थे। अब क्यों ये पुलिस वाले आते हैं, क्यों से पकड़ के ले जाते हैं, वो तरुण नाम का क्या मामला है, और आखिर 15 साल बाद ही इसने ये नाम क्यों सुना। अब इसके लिए हमें 15 साल पहले चलना होगा। तो 15 साल पहले चलते हैं। एक शख्स है, इसका नाम है तरुण। इसकी पत्नी का नाम है सजनी। साल 2003, मंथ फरवरी। इनकी नई नई शादी हुई थी, सजनी और तरुण की नई शादी हुई थी लगभग 2002 के दिसंबर मंथ में शादी हुई थी इनकी। फैमिली का अरेंज मैरिज था, फैमिली के मर्जी से हुई थी। अब ये जो तरुण है वो एक स्पोर्ट टीचर होता है, जो कि पत्नी भी कुछ जॉब करती है बैंकॉक में। तो जब भी ये तरुण बाहर जाता था, कभी कभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड बाहर भी जाना पड़ता था, तो ये जब तरुण जब भी बाहर जाता था, अपनी पत्नी को कहता था कि मैं जब भी बाहर जाऊँ तो अपने मायका चले जाया करो, या फिर अकेले मत रहा करो, काफी चोर डकैत डाकू शहर में है, तो तुम चले जाया करो अपने मायके। अब मैं बता दूं कि जो सजनी थी, उसके मायके उसी शहर में, अहमदाबाद में ही था। तो तारीख है 5 फरवरी, जब आखिरी बार सजनी अपने परिवार से मिलती है। ऐसे ही वो तरुण अपने स्पोर्ट से रिलेटेड बाहर गया रहता है, वो जाती है अपने मायके, और लौटने समय अपने पिता को एक बात बोलते हैं, पापा मुझे कुछ पैसे दे दो, रास्ते में पेट्रोल भरवा लूंगी, नहीं तो पेट्रोल खत्म हो जाएगा। ये बात सुनिए, और उसके पापा बोलते हैं कि दामाद जी तुमको ठीक से तो रखते हैं, क्योंकि नहीं नहीं शादी हुई थी, तो ठीक से तो रखते दामाद जी। तो बोलते हैं हाँ पापा ठीक से रखते हैं, कुछ बोलते नहीं, फिर पापा मतलब पैसे दे देते हैं। अब समय गुजरता है। उसी साल 2003, जो कि 5 को लास्ट मुलाकात हुई। अब तारीख आता है 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे का दिन। लगभग शाम के 7, 7:30 बज रहे हैं। अब ये जो सजनी है, वो अपनी परिवार से, अपनी बहन से बात कर रही है घर पे। बात होता है, 10-15 मिनट बात हुआ, तो उसके बाद कॉल कट जाता है। उसके बाद लगभग 2 घंटे बाद तरुण का एक कॉल आता है उसके परिवार के ऊपर। तरुण बोलता है कि अपने ससुर को वो बोलता है कि आप लोग जल्दी से इस फलाना फलाना हॉस्पिटल में आ जाइए, कुछ मामला सीरियस है। तो ये बात सुनते ही वो लोग फौरन हॉस्पिटल पहुंचते हैं और सामने अपनी बेटी की लाश देखते हैं। मतलब साजिया मर चुकी है। आखिर जबकि बात हुई थी, 7 साढ़े 7 के बीच की बात हुई थी, और 2 घंटे बाद तरुण कॉल करके अचानक से बोलता है कि आपकी कुछ सीरियस मामला, और जाने के बाद पता चलता है उसकी बेटी मर गई। अब पुलिस पहुंचती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, देखती है कि उसके गले पे जो है गला घोटने का निशान है, साजिया के, मतलब कि ये मर्डर केस है। तरुण से इन्वेस्टिगेशन की जाती है, पूछताछ की जाती है, इंक्वायरी की जाती है, तो पता चलता है कि बोलता है कि देखिए सर, मैं जब भी जाता था बाहर स्पोर्ट से रिलेटेड, तो बोल देता था कि घर में ताला रखे, फिर अपने माँ बाप के पास चले जाया करो, यहाँ पे काफी चोर डकैत है। अब नई नई शादी थी, काफी रो रहा है धो रहा है। इसके जो सजनी के जो माँ बाप है,
वो काफ़ी हमदर्दी जताया अपने दामाद के प्रति क्योंकि न्यू-न्यू शादी थी और काफ़ी रो रहा है, तबीयत इसकी भी थोड़ी खराब हो रही है, तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। अब लगभग 1-2 दिन बीतता है, तारीख आती है 16 फरवरी, मर्डर के 2 दिन बाद, मतलब 14 तारीख यानी 14 वैलेंटाइन को 14 फरवरी को मर्डर हुआ और 2 दिन बाद पुलिस को एक कॉल आता है सजनी के भाई का। कहता है कि सर तरुण नहीं है, मतलब हॉस्पिटल में नहीं है, भाग गया है। ये बात सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। हालाँकि पुलिस को पहले इन पे सस्पेक्ट भी होता है कि तरुण पे सस्पेक्ट होता है क्योंकि वो बार-बार बीच-बीच में बयान चेंज भी करता है। कभी बोलता था कि मैं बोलता था यहाँ चल जाओ, कभी बोलता था कि डाकू लेके मैं बयान चेंज कर रहा था। और इधर परिवार वाले नाराज़ कि आप जिसके ऊपर सस्पेक्ट थे आपके, उसको आपने एक भी सिक्योरिटी नहीं दी ताकि उसके ऊपर कोई निगरानी रख सके। तो प्रेशर पुलिस के ऊपर बढ़ता है, वो छानबीन स्टार्ट करते ही कहा गया। सारे जो भी आने-जाने के रास्ते होते हैं उसे बंद किया जाता है, फ़ोटो सर्कुलेट किया जाता है कि ये शख्स मतलब शहर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अब कुछ ख़ास पकड़ाता तो नहीं है लेकिन अब पुलिस वाले उसके परिवार को उठा लेते हैं। तो हो सकता है इस केस में इनका भी इन्वॉल्वमेंट हो। तो उनके परिवार को उठा लिया गया है लेकिन कुछ ख़ास मिलता नहीं, कुछ ख़ास वो लोग बोलते नहीं, पता नहीं चलता उनका क्लीन चिट दे दी जाती है। अब क्लीन चिट देने के बाद परिवार को छोड़ दिया जाता है। तो इसी में से एक बात सामने आती है कि जो तरुण है, उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिससे वो मतलब प्यार करता था, फिर भी ये अरेंज मैरेज किया। तो अब इसी गर्लफ्रेंड से कॉन्टैक्ट करती है पुलिस कि क्या तरुण ने तुम्हें कॉन्टैक्ट किया, क्या बात हुई? तो इसकी गर्लफ्रेंड ने बताया हाँ, 16 तारीख को मतलब कि सजनी के मरने के 2 दिन बाद मुझे कॉल किया था उसने, तरुण ने। कहा था कि तुम मेरे साथ चलोगी, भाग के शादी करोगी? तो हालाँकि मुझे सजनी की मौत की खबर लग गई थी तो मैंने उसे कहा कि मैं कातिल के साथ नहीं रह सकती, मैं कातिल के साथ नहीं रहूँगी। तो फिर मैंने फ़ोन काट दिया। अब ये पुलिस सुनने के बाद उसे यकीन हो गया कि कातिल यही है। लेकिन अब पुलिस की सबसे बड़ी कि उसका परिवार को उठाया लेकिन फिर भी वो नहीं मिला। अब जितने भी रिश्तेदार थे, परिवार थे, सभी के पास अपने सादा वर्दी में एक-एक टीम, 2-2 टीम तैनात कर देती है पुलिस ताकि कहीं किसी से भी मिलना है तो हम उसे दबोच लें। बट समय गुज़रता जाता है, कुछ ख़ास नहीं मिलता। ना वो रिश्तेदार के घर आता है, फिर सर्वेलेंस पे उसके परिवार का फ़ोन रखा जाता है कि कॉन्टैक्ट करे, कॉल करे बट पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगता। अब समय गुज़रता जाता है समय आता है 2006 अब कुछ ख़ास पुलिस मिलता है, केस के 3 साल गुज़र चुके हैं, कुछ ख़ास पुलिस मिलता नहीं है। तो इसके जो पापा थे, फादर थे, वो जाते हैं सीएम ऑफ़िस और उस समय गुजरात के सीएम थे, अब जो हमारे पीएम हैं नरेंद्र मोदी, वास्तव में उस समय 2006 में गुजरात के सीएम थे। तो वहाँ जाते हैं, वहाँ बोलते हैं कि सर हमारा ऐसा-ऐसा मामला है, थोड़ा बोलिए करने के लिए केस की कार्रवाई अच्छे से की जाए, सुनवाई अच्छे से की जाए। तो अब सीएम ऑफ़िस से एक मैसेज आता है कि इस केस को सीरियसली लिया जाए। इसके बाद एक स्पेशल टीम की गठित की जाती है, स्पेशल टीम बनाया जाता है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन समय गुज़रता जाता है, कुछ ख़ास नहीं लगता, रिश्तेदारों पे नज़र रखी जा रही है, उनके फ़ोन कॉल रिकॉर्ड सारे चेक किए जा रहे हैं, कुछ ख़ास नहीं मिल रहा है। साल आता है 2009 अब तरुण के फादर की डेथ हो जाती है, हार्ट अटैक से। लेकिन एक बात और बता दूँ कि पुलिस को पता चलता है कि तरुण के फादर की डेथ के जस्ट 1 दिन पहले केरला में लास्ट टाइम तरुण को स्पॉट किया गया था। मतलब कि तरुण के माँ-बाप और तरुण केरला में कहीं मिले थे ये लोग उसके फादर के 1 दिन डेट के पहले। तो अब पुलिस को लगता है कि अब शायद उसके फादर मरे तो वो मिलने आए अपने परिवार से, अपने माँ-बाप से शोक जताने आए। तो पूरे अपनी टीम को उसके घर के चारों तरफ लगा देते हैं सादी वर्दी में कि आए तो मतलब उसे दबोच लेना। लेकिन खैर कुछ नहीं मिलता, अब ये केस चलते रहता है। वो आता नहीं है, केस चलते रहता है। इसी बीच कई पुलिस वाले आते हैं, कई पुलिस वाले जाते हैं। केस क्लोज़ तो नहीं होता, एक तरह से पूरा ठंडा पड़ चुका है लेकिन क्लोज़ नहीं होता। बस हर महीने रिपोर्ट ले ली जाती है कि कोई अपडेट मिला या नहीं मिला, कोई नया पुलिस वाला आया तो एक बार एक राउंड देख लिया कि केस में क्या स्टेटस है, क्या कहाँ तक प्रोसीड हुआ है। इसी बीच साल आता है 2016 लगभग 2003 में ये मर्डर हुआ और 2016 आ गया है। लगभग 13 साल हो गया है इस केस को। अब उसमें से एक पुलिस वाला फिर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है, प्रोसेस पूछता है तो पता चलता है कि रिसेंटली तरुण को दिल्ली में स्पॉट किया है। दिल्ली के एक मॉल में स्पॉट किया गया है और एक बात और उन्हें पता चलती है कि उनकी माँ, जो तरुण की माँ है, उसे भी दिल्ली में स्पॉट किया गया है। मतलब कि तरुण को स्पॉट किया गया है दिल्ली के किसी मॉल में और इसकी माँ भी इधर दिल्ली में है। जबकि मैं बता दूँ कि
वो लोग काफी शिफ्ट हो गए थे, फादर के माँ के बाद इधर उधर कहीं शिफ्ट हो गए थे। दिल्ली के बाद वो जगह जगह पे वो स्पोर्ट होता रहा, लगभग गुजरात, एमपी, केरला और अलग अलग जगह देश के वो स्पोर्ट होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, लेकिन पुलिस कभी पकड़ नहीं पाई। ऐसे ही समय गुजरता जाता है। अब पुलिस जो है 2016 में जो आई थी, वो टीम जो आई थे के हेड थे, वो लगभग 4000 नंबरों को टटोलते हैं कि शायद कहीं से कोई सुराग मिल जाए जिससे तुरंत पकड़ा जाए। अब 4000 नंबरों को टटोलने के बाद भी कोई हाथ, कोई सुराग नहीं लगता। अब इसकी माँ के भी एक माँ और इसके भाई जो था उसके फोन को सर्वेलेंस पे कंटिन्यू रखा गया है कि कहीं से कभी भी कांटेक्ट करे तो हमें पता चल जाए। इसका भाई हम अहमदाबाद में था, उसके भाई से को भी कुछ खास नहीं, मतलब कॉल आता है तो उसे क्लीन चिट मिल जाती है। माँ पे भी हमें रखा गया है कि चलो भाई कभी कॉल कर दिया तो पकड़ा जाएगा, लेकिन पकड़ा नहीं जाता है। समय गुजरता जाता है। अब साल आता है 2018। अब एक तरफ पुलिस वालों ने लगभग 4000 नंबरों को खंगाला, फिर भी कुछ नहीं मिला। इधर इतने सालों से केस अलग अलग पुलिस वाले आए, अलग अलग तरह के पुलिस वाले आए, सभी ने अपने तरह के इन्वेस्टिगेट किया, बट फिर भी नहीं पकड़ा गया। अब 2018 आता है, लगभग तारीख है 20 अक्टूबर, 20-21 अक्टूबर की बात है। अब इसकी माँ जो है तरुण की, उसके फोन पे एक लैंडलाइन नंबर से कॉल आता है। माँ उठाती है, बात करती है। अब पुलिस इतने सालों में, मतलब 2003 से 2018 तक पहली बार ऐसा हुआ कि उसके माँ के कॉल पे किसी लैंडलाइन से कॉल आया। तो पुलिस वाले ने इस लैंडलाइन का थोड़ा डिटेल निकाला तो पता चला कि ये बेंगलुरु का है, बेंगलुरु में किसी का है। तो अब थोड़ा और डिटेल निकाला गया तो पता चला कि ये किसी का कोई रेक्टुलर कंपनी कॉल सेंटर वाला का है। तो अब पुलिस को डाउट होता है कि अब कोई एक शख्स है जो कि तो आज से कोई कांटेक्ट नहीं किया लैंडलाइन से, और लैंडलाइन से कॉल आता है उसकी माँ को, तो इस पर डाउट होता है। तो पुलिस डायरेक्ट कांटेक्ट करती है बेंगलुरु पुलिस को, और वो अगले सुबह निकल जाती है, लगभग निकल जाती है 21 तारीख को, 21 अक्टूबर को। अब पुलिस निकल जाती है बेंगलुरु, पुलिस की हेल्प लेती है, उस कंपनी के बारे में पूछताछ करती है, इंक्वायरी करती है। अब बेंगलुरु पुलिस उस कंपनी की डिटेल देती है। इसी बीच बेंगलुरु पुलिस उस कंपनी से अपने पूरे स्टाफ की लिस्ट मांगती है कि एक रेगुलर रूटीन चेकिंग है, इसलिए आपका मतलब कितने कौन कौन काम करते हैं, कितने लोग काम करते हैं, इसका डिटेल हमें चाहिए। तो कंपनी सेंड कर देती है। अब सेंड करने के बाद खोजा जाता है पुलिस के द्वारा, तो कोई खास नाम मिलता नहीं है, मतलब तरुण नाम का कोई शख्स उस ऑफिस में मिलता नहीं है। उस समय से अहमदाबाद का एक जो पुलिस आई हुई थी क्राइम ब्रांच की, तो उसमें से एक पुलिस वाला को एक नाम दिखता है, नाम परवीन। अब ये परवीन नाम का जब दिखता है तो पता चलता है कि ये कहीं ना कहीं हमने देखा या सुना है। अब पहले की जो कॉल डिटेल्स है उसे मैच किया जाता है उसके माँ से, तो फिर याद आता है उसमें से को कि ये जो अक्षर माँ इसकी जो है तरुण की, वो प्रवीण नाम के किसी शख्स से, और उसकी एक पत्नी है, नाम है निशा, उससे बात करती है। मतलब एक प्रवीण की एक पत्नी और 2 बच्चे थे, तो उससे बातें हमेशा करते रहती है। तो ये प्रवीण पे अब डाउट होता है। खैर अब क्या किया जाए, तो अगला तारीख 23 तारीख को, मैंने बताया 23 तारीख को, 23 अक्टूबर 2018 को बोलते कि हम चाहते हैं, कस्टमर बन के जाते हैं और उससे मिलते हैं। और जबकि इसकी बैकग्राउंड उसको पुलिस वालों को अच्छे से पता थी, तो उन लोगों को एक बात और पता कि स्पोर्ट के दौरान उसकी अंगुली है जो है, उंगली जो है, रिंग हैंड, रिंग फिंगर, वो उसकी टूटी हुई है, उसकी मुड़ी हुई है। तो वो जाते हैं, मिलते हैं रात को, जो दो शख्स आते हैं वो पुलिस वाले रहते हैं, तो मिलते हैं। और वो जो हाथ मैंने कहा था कि कुछ खोया, तो वही उंगली टूटी हुई देख रहे थे, कोई उनके रिंग फिंगर में से टूटा हुआ है या नहीं, ताकि कंफर्मेशन हो जाए। तो कंफर्मेशन ऑलमोस्ट हो ही गया था, बट फिर भी रीवेरीफाई के लिए। और उस प्रवीण के हाथ में वो उंगली नहीं रहती है, रिंग फिंगर नहीं रहती है। तब उसे उठा के ले जाते, पूछताछ की जाती है कि आखिर तुमने मारा क्यों या तुमने भागा क्यों। तो बोलता है, वो जुर्म कबूल करता है कि सर मैंने ही मारा था अपनी पत्नी को, मैंने ही कत्ल करके भागा था। तो बोला कि भाई क्यों, तो सर मेरी मेरे पहला प्यार जो थी वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन मेरी शादी इससे हो गई थी, तो हमेशा पता चला कि मारता पीटता पीटता रहता था, उसी ने मतलब तरुण ने अपनी पत्नी का कत्ल किया। फिर पुलिस पूछती है कि केस तो ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया, पूछते हैं कि ये जो नाम प्रवीण है, ये तुमने किसका चुराया है। क्योंकि एक आइडेंटिफिकेशन बदलने के लिए आपको प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है सब पे आपका नाम वही होना चाहिए। तो ये किसका नाम चुराया और कैसे चुराया।
तो कहा कि सर जब मैंने कत्ल किया लगभग 14 फरवरी को, वैलेंटाइन डे के दिन। उसके बाद 16 को जो मैं भागा था, 16 फरवरी को। उसके बाद मैं कभी इधर कभी उधर भाग रहा था, तो उसी में मैं भोपाल पहुंचा अपने एक दोस्त के यहाँ, जिसका नाम प्रवीण था। वहाँ पे उसका नया नया कोचिंग था, नया नया शादी हुई थी, तो नया नया कोचिंग चला था। उसी बीच कुछ दिन वहाँ पे मैं रुका। वहाँ पे रुका तो उसका आइडेंटिफिकेशन जो था, आधार कार्ड, पैन कार्ड प्लस उसका जो ड्राइविंग लाइसेंस था, उसको मैंने अच्छे से स्कैन किया, उस पर अपना फोटो चिपका मतलब चढ़ाया, और फिर मैं उसी का डॉक्यूमेंट्स अपना फोटो और इसके ऊपर अपना फोटो लगा कर उसे यूज किया। और इसी तरह मैंने जगह जगह भेजा। और फिर मैंने जब वहां से भागा तो कुछ दूर इधर उधर भटकते भटकते मैं एक बार पुणे पहुंचा। पुणे में मेरी मुलाकात एक लड़की निशा से हुई। फिर हम लोगों ने शादी कर ली, हम लोगों को एक दूसरे अच्छे लगे तो शादी कर ली। फिर हम लोग शिफ्ट हो गए यहाँ पे बेंगलुरु, लगभग 2009-2010 में शिफ्ट हो गए। हमारे 2 बच्चे हुए, फिर हम लोग खुशी से रह रहे थे, और हमें उम्मीद नहीं थी कि आप पकड़ मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप पकड़िएगा। और इस बारे में मैं जब निशा से मिला था तो मैंने बताया था कि मैं एक अनाथ हूँ। मैंने अपने बारे में कभी नहीं बताया कि ऐसा हुआ है, ऐसा करके आया हूँ, या मेरी कोई मतलब मैरिज हुई है। तो निशा को इसके बारे में कुछ नहीं पता, मेरे परिवार को कुछ नहीं पता, वो बेखबर है। उनको अभी तक हमारा असली नाम भी नहीं पता कि मेरा नाम तरुण है। तो हमारी कहानी आज की यही थी। मतलब एक साथी कातिल जो कि 15 सालों तक छुपा रहा, बचा रहा कानून के हाथों से। शायद वो लैंडलाइन पे कॉल नहीं आता तो पुलिस पकड़ भी नहीं पाती, क्योंकि 15-16 सालों से वो 15 सालों से वो केस ऐसे ही पेंडिंग था। बस प्रोग्रेस कुछ दिख नहीं रहा था, कॉल रिकॉर्ड में कुछ मिल नहीं रहा था। और एक बात है कि कॉन्टेक्ट कैसे करता था ये अपने परिवार को, मतलब अपनी माँ से बात कैसे करता था। तो इसकी जो माँ है वो अपने किसी रिश्तेदार के नाम पे एक सिम ली हुई थी, और वो सिम केवल अपने बेटे से बात करने के लिए इस्तेमाल करती थी। और उस दिन इमरजेंसी कुछ था, कुछ इंपॉर्टेंट बात किया था उसके बेटे तरुण को, इसलिए उसने अपने लैंडलाइन से कॉल कर दिया अपनी माँ के फोन पे। अपने उसका फोन से कॉल लग नहीं रहा था और कुछ इंपॉर्टेंट बात करना था इसलिए, वरना वो शायद पकड़ा भी नहीं जाता, वो लैंडलाइन का कॉल नहीं आता तो, और ये केस न जाने और कितने साल क्यों ही पड़ा रहता। तो हमारी आज की कहानी यही थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।